एक कानून बनाते हैं कि 1% कंपनी के अंदर आपको कंपलसरी एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, और वही आपका पॉइंट नंबर 3 है कि सर एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा कंपलसरीली 1% कंपनी के अंदर। ठीक है, नाउ सपोज मैं एक 1% कंपनी स्टार्ट करता हूँ विद द नेम विश्वनाथ शर्मा ओपीसी, ऐसा हमने एक स्टार्ट करा। इसके अंदर मेंबर मैं विश्वनाथ शर्मा, नॉमिनी में लिखा हमने शाहरुख खान। नाउ ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज सर क्या आपके और शाहरुख खान के बीच में जान पहचान है? ऑब्वियसली है, इन अ सेंस मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता, पर जान पहचान तो है सर। लॉ में क्या बोलता है, ऐसा सब नहीं चलेगा। जो भी आप नॉमिनी का नाम लिख रहे हो, लिखा है आपने पॉइंट नंबर 4, उस नॉमिनी का प्रायर रिटन कंसेंट लगेगा। उसका नाम लिखने से पहले लिखित में सहमति इज व्हाट यू मीन बाय प्रायर रिटन कंसेंट। उसके बाद ही उसका नाम आप नॉमिनी में लिख सकते हैं, उसका नाम आप नॉमिनी में नहीं लिख सकते। ठीक है सर, मान लेते शाहरुख खान ने मुझे प्रायर रिटन कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई मैं तेरी कंपनी के अंदर नॉमिनी, माशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है शाहरुख खान कभी भी नाम विड्रॉ कर सकता है। क्या आपने पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे विश्वनाथ की कंपनी के अंदर नॉमिनी नहीं रहना, तो ठीक है, लॉ में क्या बोलता है, कोई बात नहीं, आपने जो अपना नाम दिया था एज अ नॉमिनी, कंसेंट दिया था, उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। ये आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखा। उसके आगे बात करें, सर अगर वो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है तो मैं भी तो उसको लात मार सकता हूँ। तो आपने पॉइंट नंबर 6 वो लिखा हुआ है कि अ मेंबर कैन रिमूव द नॉमिनी। तो वो खुद अपना नाम विड्रॉ कर सकता है, मैं उसको लात मार के निकाल सकता हूँ। यहाँ तक 6 पॉइंट एकदम आसान है। पढ़ लो एक बार, वेट करता हूँ, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए सर। 6 इजी पॉइंट्स अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। वेट कर रहा हूँ। आगे पॉइंट नंबर 7, अच्छा पॉइंट है सर। जो पॉइंट नंबर 5 में हुआ, दैट इज नॉमिनी अपना नाम विड्रॉ करा, या फिर जो पॉइंट नंबर 6 में हुआ कि आपने उसको निकाल दिया। पॉइंट नंबर 7 बोलता है कि हम इसको नहीं बोलेंगे ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। ये आपका पॉइंट लिखा हुआ है आपने, इसका मतलब सी एंटर में आएगा कि एमओए को चेंज करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लगती है इसको चेंज करने में। आरओसी के पास जाओ, उसकी परमिशन लो, मेंबर्स के अप्रूवल लो, फिर आरओसी को प्लीज करो, फिर उसको सबमिट करो, बहुत सारे नाटक होते हैं। नाटक कब होते हैं? जब ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए होता है। हम ओबीसी को बोलते हैं कि भाई तो अगला धंधा कर रहा है, तो चिल मान को रिलैक्स कर। देखो अगर नॉमिनी में कोई भी चेंज करना है ना, इसको हम बोलेंगे ही नहीं कि एमओए के अंदर ऑल्ट्रेशन है, मतलब मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना ही नहीं पड़ेगा। मैं फटाक से उसका नाम बदल दूंगा और फटाक से उसका नाम बदल जाएगा। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर मुझे फॉलो नहीं करना। द रीज़न इज उसको हम नहीं बोल रहे कि ये ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। तो नॉमिनी का नाम का बदलाव इज नॉट ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। इजी अगेन आई वुड से, लास्ट टाइम एग्जाम में आया था 4 मार्क्स। देखते हैं शायद अभी का भी कर लेंगे सारे पॉइंट, 12 पॉइंट से करने के बाद। पॉइंट बोलता है कि सर आपको अगर ओपीसी के अंदर मेंबर बनना है या आपको अगर ओपीसी के अंदर नॉमिनी बनना है, इन आइदर केस आपको होना पड़ेगा एक नेचुरल पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है प्लस जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ऑब्वियसली क्वेश्चन इज इन तीनों का मतलब क्या होता है। लेट मी स्टार्ट विद नेचुरल पर्सन। दिस बेसिकली मीन्स आप और मैं जिनका नेचुरल बर्थ हुआ है वही मेंबर और वही नॉमिनी बन सकता है ओपीसी का। मतलब रिलायंस कंपनी ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो आर्टिफिशियल पर्सन। तो आप और मैं, हम ही होने चाहिए स्टार्ट करने वाले इस नेचुरल पर्सन। सिटीजन सबको समझ में आता है सर, इंडिया में पैदा होने वाला, सिंपल भाषा के अंदर इज सिटीजन ऑफ इंडिया।
द डिफिकल्ट पार्ट इज, जिससे लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था, दिस रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि सर आप, ये लिखवाया नहीं मैंने, बाद में लिख लेना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया में 120 डेज और मोर रहने चाहिए। तो अगर मैं इस साल चेक कर रहा हूँ कि मैं रेसिडेंट हूँ कि नहीं, उसके लिए मैं देखूंगा पिछला साल कि मैं पिछला साल इंडिया में कितना टाइम रहा था। अगर मैं पिछला साल इंडिया के अंदर 120 या उससे ज़्यादा दिन रहा था तो आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं उससे कम रहा था तो आई एम नॉट रेसिडेंट। ओपीसी के अंदर मेंबर नॉमिनी बनने के लिए आपको ये तीनों होना पड़ेगा। जैसे आपको जानबूझ कर प्लस लिखवाया है, प्लस प्लस, तो ये नहीं लिखा आपने अब तक, ऐड करना है तो कर सकते हैं। रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाजू में एरो करके। साढ़े 5 का कौन सा लेक्चर है आपका? 5:30 भेजा के क्या करोगे? मैच 7:30 बजे मैं भी देखूंगा। हाँ क्या देखो, सॉरी क्या जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ और किसके साथ? पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन कर देना उसको। जल्दी आके घर आके क्या करोगे? आप भिवंडी जाने का, कल्याण। नेक्स्ट दिन कब उसके बाद? बेस्ट, परफेक्ट, ठीक है, नहीं होगा, लिख लेंगे आगे। 9 पॉइंट पे आते हैं। एक इंसान ओपीसी 1 के अंदर मेंबर, ओपीसी 2 के अंदर मेंबर नहीं हो सकता। एक इंसान ओपीसी 1 के अंदर नॉमिनी, ओपीसी 2 के अंदर नॉमिनी नहीं हो सकता। एक इंसान ओपीसी 1 के अंदर मेंबर, ओपीसी 2 के अंदर नॉमिनी हो सकता है। ये कंफ्यूजन है। तो मेंबर कैन नॉट बी अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी लिखा है आपने, और अ नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। मैं आपको ये लिखा है, मतलब दिस इज अलाउड। एक जगह मेंबर, एक जगह नॉमिनी, आप साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, इट्स ओके, अलाउड। 10th की बात करते हैं। माइनर ओपीसी के अंदर ना ही मेंबर बन सकता है और ना ही नॉमिनी बन सकता है। एकदम इसी को एकदम इसी सब 11 पॉइंट की बात करते हैं। इससे मैं आपको पहले सेक्शन 8 का नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन 8 का पॉइंट है। ओपीसी आप ना ही कन्वर्ट कर सकते हो और ना ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एज सेक्शन 8 में, नॉट अलाउड। सेक्शन 8 में ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ओपीसी में ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप दोनों हाथ में लड्डू कर सकते हैं, या तो आप इसके बेनिफिट उठाओ या फिर आप इसके बेनिफिट, दोनों के साथ में नॉट अलाउड। ओपीसी के नाइदर बी कन्वर्टेड नॉर इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेक्शन 8। लास्ट पॉइंट, ओपीसी काम नहीं कर सकता नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाले। मतलब सर बहुत सारे लोगों से आप बेसिकली पैसा ले रहे हो, इस बहुत सारे पैसे को आप बेसिकली कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर यहाँ से आप कमाओगे और इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये आप नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सर क्यों? खुदा ना खास्ता अगर ये पैसा डूब जाता है तो आप तो बोल दोगे एज 1% अपनी लिमिटेड टाइम, भाई इन लोगों का पैसा तो डूब गया ना, तो एक अकेले आदमी को इतना बड़ा बड़ा काम करना देना हम अलाउ नहीं कर सकते। एंड हेंस पॉइंट नंबर 12 कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते।
नाइस। 6 पॉइंट हमने पहले पढ़े थे, 6 पॉइंट आपको अभी पढ़ने, 12 पॉइंट खत्म हो गए। देख लो एक बार, वेट करते हैं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। मीटिंग पर लेक्चर तो वैसे 5:30 तक है ना, ऐसे तो जाएगी 5:05 को ट्रेन में, 5:30 जैसे 5:30 लग जाए तो बेसिकली मैंने 205 बजे छोड़ ऐसा। नाइस। वेटिंग 12 पॉइंट्स हैं आपके पास। अपने सिलेबस के अंदर आप सेक्शन की लिस्ट देखोगे तो आपको हमने सेक्शन नंबर 4 में लिखवाया हुआ है कंटेंट्स ऑफ इंक्वायरी इज देयर इन आवर सिलेबस। सेक्शन की लिस्ट में आने वाला बंद करने वाले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वेटिंग 30 सेकेंड्स और ऑटोमेटिक और सब कुछ क्या हुआ एक्सीडेंट हो गया, ये लाइफ में होता है। क्या एक कंपनी 100 शेयर है, दूसरी कंपनी उसके 60 शेयर होल्ड करती है और तीसरी कंपनी दूसरी कंपनी के 60 शेयर होल्ड करती है, और पहली कंपनी तीसरी कंपनी के 60 शेयर होल्ड करती है। बनाते डायग्राम बनाते ए बी सी डी, ये इसमें 60 आउट ऑफ 100, ये इसमें 60 आउट ऑफ 100, ये इसमें 60 आउट ऑफ 100 रीड आउट है। डी ए में 60 होल्ड कर रहा है। ओके, पूरे एग्जाम्पल के अंदर दो टेक्निकल डिफरेंट है। पहला, 3 से ज़्यादा सब्सिडी 3 से ज़्यादा लेयर हो नहीं सकती। ठीक है, सी लेते हैं यहाँ से यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 सी इंटर चैप्टर नंबर 2 और लास्ट टॉपिक। सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंदर एक भी शेयर होल्डिंग अलाउड ही नहीं। तो ए के अंदर बी बनी, बी के अंदर सी बनी, सी अगर ए के शेयर खरीदेगी अलाउड ही नहीं। पहले से खरीदे हुए होंगे तो अलाउड, अगर पहले से खरीदे हुए होंगे और अगर ऑलरेडी सी के पास ए के 60 शेयर्स होंगे तो ए सी की सब्सिडी कर पाएगी, सी ए की सब्सिडी कर पाएगी। इन आइदर केस होल्डिंग का सब्सिडी में स्टेक अगर है तो सब्सिडी का होल्डिंग में नहीं है। सेक्शन नंबर 19 सी 12 पॉइंट वेटिंग। हाँ ये कनेक्ट नहीं हो तो दिखा देता था कैपेसिटी मीटिंग। 12 के 12 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मैं तो इसमें क्वेश्चन आउट लेता हूँ तो टाइम वेस्ट ना हो। इसका ओपन हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चंस रख लेते हैं।
पहले जो याद है वो लिख लेते हैं। सेक्शन आंसर्स फाउंडेशन सितंबर 24 जून दोनों में है। पहले जून 24 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी होना चाहिए इंशाल्लाह। नहीं है पार्ट में 2 का भी है। सात मार्क्स पढ़ते हैं। अभी एक साल पहले का क्वेश्चन है। R wants to incorporate a company in which he will be the only member. According to provision of Companies Act, what type of company can be incorporated? इसका आपको एक मार्क मिलता है। तो ये लिखने का राम कैन incorporate 1% company under section 2 clause 62 of Companies Act 2013। जो हिसाब से पूछा है उसमें what type of company, मतलब OPC है, सिर्फ OPC आपको एक मार्क मिलता है। फिर आगे से लिखा है what are the salient features of such a type of company। 7 में से एक मार्क तो गया, 6 बचे। पॉइंट्स हैं 12। मिनिमम आपको एग्जाम में लिख के आना चाहिए 6। मैं होता मैं 12 के 12 लिख रहा था, अज्यूमिंग आई हैव टाइम, बट बेयर मिनिमम आपको 6 तो लिख के आना ही पड़ते हैं। मैं 12 के 12 लिख रहा हो गया। पीछे देखते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आप नहीं कर पाओगे 100%, ट्राई करते फिर भी ऑप्टिमिज्म। क्वेश्चन नंबर बोलना ही नहीं, देखते हैं 1 का बी। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यूएनडी बहनों दीदी आंसर दिया तो घर जाने मिलेगा 105, नहीं तो 5.5 छोड़ दूंगा। लेट नहीं करेंगे पक्की बात। बस भी तो जाती है ना, पर ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो रीफोकस वाला बैच होता है ना, रिपीटर्स बैच, उसके अंदर हमारा लेक्चर का टाइम होता है 2 to 9 1 शॉट, और ट्रेन कैब में जाने का, पैसा देता हूँ मैं बस, कैब में जाने का मस्त। 2 जन है ना तुम लोग? स्पॉन्सर कर रहा हूँ मैं, उसमें उसको ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ रहा है। कितना भिवंडी का 800 रुपये का होगा, 800 इतना नहीं होता। खाने से भी मिलता है ऐसा। हाँ मैं भी तो जाता हूँ भिवंडी आजकल। अंजू फाटा ना, हाँ मैं उसमें ही जाता हूँ रे, मैं 2 बार जाकर आया। थाने से उतर के आगे जाने का, फिर वहाँ पे राइट आता है, राइट में सीधा पतली सी गंदी सी गली आती है, वो गली एंड होता है, वहीं पे ऑटो खड़ा होता है। बस मैं देता हूँ बैठने का। दीदी हट बेशरम, यहाँ पढ़ाई करो। डिफिकल्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तुमको आंसर करना है एकदम फेयर डील। आंसर किया तुम बोलोगे उस टाइम पे छोड़ूंगा, नहीं किया मैं बोलूंगा उस टाइम पे छोड़ूंगा, बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तुम 2 ही हो तो देख लेना तुम्हारे हिसाब से, फेयर चांस। बी का 1 के, बाकी लोग मन में सोच के रखना, ठीक है? के अ चार्टर्ड अकाउंटेंट started his e-commerce business by incorporating OPC on 1st October 23. He, being a sole member of the OPC, named his brother S with his consent as his nominee in the MOA of OPC. Now K intends to replace S and to nominate any one of the following shortlisted friends as a nominee with effect from 1st January 24. तो इसने 2 नाम बताए, 2 दोस्तों के। आंसर पूछा आपसे, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एडवाइस के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ हिज शॉर्ट लिस्टेड फ्रेंड्स रॉबर्ट और दिनकर टू बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय चेंजिंग द नेम ऑफ द नॉमिनी एज पर कंपनी। 4 मार्क।
टेक का टाइम 5 मिनट, जवाब दोनों से मैं जवाब सुनूंगा। ऊपर का कुछ काम करनी है इसलिए मैं ऊपर कर नहीं रहा हूँ। ऊपर तो उसने स्टोरी गाई है कि कमल था, उसको ऑफिस स्टार्ट करनी थी, उसका भाई था नॉमिनी, फिर भाई को हटाना है, तो ऊपर का मैंने कुछ काम कही नहीं। मेन क्वेश्चन आपके सामने है। वेटिंग, पाँच मिनट, तो आप 5 1 सवा 7 घर वाले से बात कर आवाज सोच समझ के आंसर देना, देयर इज नो करेक्शंस। आराम से 5 मिनट दिए मैंने, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी नहीं। रेडी? ओके, दीदी इज रेडी। ठीक है, बोल बहन, सुनता है बोल। और रॉबर्ट को? हाँ दीदी, सही बोल। किसी और को कोई और आंसर? क्योंकि ये तो रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। 105 तो घंटा। हाँ दीदी, क्या हुआ? दोनों नहीं हो सकते। पिंकी आंसर राइट है। गिव मी द रीजन। तो बीवड़ी रेशन कैसे हुआ? फिर नेचुरल पर्सन एंड सिटीजन है, रेसिडेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट आएगा। आपको लगता है ये लिखने से मार्क्स मिलेगा? यू नीड टू बी एग्जैक्टली प्रिसाइज, कितने दिन वो इंडिया में था। सी कर रहे, बी कॉम नहीं कर रहे, गिव मी डेज। इफ नॉट 120 और मोर, देन हाउ मेनी? हाउ मेनी डेज? वही बोल रहा हूँ, ऐसे मन में हाउ मेनी डेज प्रिसाइज, सी ए कर रहा था। ओके, रॉन्ग आंसर। सेकंड में क्या बोलना है आपको? क्यों क्यों नॉन सरेंडर? आंसर है, लॉजिक रॉन्ग है तो आंसर। हाँ सर, और कोई? आंसर इज नो नो, आई वांट द लॉजिक। बोल। रॉन्ग आंसर। और कोई सर? मुझे नंबर ऑफ डेज बोल दो, कितने दिन था सर? ये रॉन्ग आंसर। और कोई? किसमें? रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट हो गया, रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट। लाइक आई सेड, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तभी तुम कैसी ली होगी। ठीक है, 105 से 107 नहीं पता, आंसर नहीं कर सकते। हाँ, सॉल्व करते हैं सर। दोनों का आंसर है नो। आपने जो लिखा है उसमें से ही पढ़ा हूँ, देखना एक बार में समझ में आ जाएगा अगर लॉजिकली सुन रहे हो तो मुझको। तो इसको अपॉइंट करना है 1 जनवरी 24 को। इससे मेरे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए वो करंट फाइनेंशियल ईयर इज 23-24। दैट बेसिकली मीन्स previous financial year is 22-23, which basically means 1/4/22 to 31/3/23। इस साल वो कितने दिन इंडिया में रहा? चेक नहीं, बोल द केस नंबर 1 के अंदर आंसर विल कम टू 61 डेज, क्योंकि वो यूएस से चला गया परमानेंटली 31 मई 2022 को। मतलब वो इसके अंदर अप्रैल का 30 दिन और मई का 31 दिन इंडिया में था। 61
सेकेंड केस की बात करें, वो इंडिया आया है 1 अप्रैल 23 को, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो इंडिया में था 0 डेज। ये लॉजिक हुआ। दोनों ही केस के अंदर 120 डेज और बोर्ड नहीं हो रहा है, नॉट रेस्ट। पूछो डाउट है तो अभी मैं वेट करता हूँ, आंसर भी दिखाता हूँ कल मैं एक बार। फॉलो करता हूँ, 1 से ओपन करता हूँ। R cannot be appointed as a nominee in the OPC by K as his stay in the preceding financial year is only 161 days, which is less than 120 days. He cannot be appointed as a nominee in the OPC by K as a not stayed in preceding 2023 for a उनका वापस देख लो डाउट है तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और इसलिए वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था, क्योंकि 1 कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। 1 के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए आता है हमेशा। सी इफ एनी डाउट। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हम लोग में लिख चुके हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखना होता है। रीडिंग 2 मिनट। देन हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, दोनों हमने कर लिया। आगे बात करते हैं। इसके अलावा क्या हुआ? आठ सेक्शंस डन आउट ऑफ 20, ऑलमोस्ट 1 पर चैप्टर हो गया। आगे बात करते हैं। कुछ डिफिकल्टी करते हैं सर या इजी करने, क्या करते हैं? इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट मैं फाड़ दूंगा और इजी में बोरिंग लगता है, मेरे को तो बहुत बोरिंग लगता है इजी पढ़ा। चैंपियंस बैच, पर तुम्हारा चैंपियंस बैच थोड़ी है। तुम्हारा चैंपियंस बैच तो मई वाला होता है, जो 12th के साथ साथ सीए का पढ़ाई करता है। सबसे गंदा बैच होता है जनवरी का, सबसे गंदा बैच। बेस्ट बैच होता है मई का, फिर सितंबर और फिर उसके बाद जैन। लॉजिक की बात करता हूँ ना, इसमें कौन सी का एग्जाम देता है? जो पहले से मन में प्रिपेयर्ड है कि मुझे सीए करना है, जिसके थॉट्स क्लियर है क्या उसको सीए करना है, और वॉट एवर रीजन, घर से फोर्स है उसको या उसको कोई इच्छा है वॉट एवर। तो जो अंदर से मोटिवेशन वाला बच्चा होता है ना, वो मेरे बैच के अंदर आ जाता है कि भाई मैं मेहनत करूँगा, ट्वेल्थ बोर्ड भी दूंगा और मैं सीए भी करूँगा। इसमें जो क्राउड होता है ना, वो बेस्ट क्राउड होता है। मतलब उस क्लास के अंदर मैं कुछ अलग ही तरह का पढ़ाता हूँ। फिर आता है सितंबर वाला बैच, एक फिल्टर लगा हुआ। कौन सा फिल्टर? जिसने मेरे में एग्जाम दिया नहीं या दिया पर फेल हो गया। फेल वाले कुछ बच्चे होते हैं एंड कुछ बच्चे जिन्होंने मेरे में एग्जाम नहीं दिया, वॉट एवर रीजन से, वो ट्वेल्थ अच्छे से देना था या बाद में हमने मन बनाया, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे रीजन क्या था मेरे में ना देने के? रीजन होगा ना मेरे में नहीं देने का, या बाद में डिसाइड करके हाँ चल सीए कर लेते हैं, बाद में डिसाइड किया, बाजू में सेम
बाद में सेट किया, पीछे भी वही सीन, बाद में सेट किया, ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ दीदी, मैं बोल रहा हूँ कैन बी एनीथिंग, इट्स फाइन। सेप्टेम्बर भी अच्छा होता है, अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ जितना, इट इज मोर देन डिसेंट। सेप्टेम्बर बाद फिर आता है दर्द, मेरे एंड पे दर्द। जनवरी में कौन सा बच्चा आएगा, जिसने मई नहीं दिया, जिसने सितंबर भी नहीं दिया, और अब वो सोचा है क्या कुछ करने को नहीं, चले काम करते हैं सीए कर लेते हैं, ट्राई देते हैं फाउंडेशन करने में क्या जाता है। या फिर जो मई में फेल हुआ प्लस सितंबर में फेल हुआ, या फिर जो सिर्फ सितंबर में फेल हुआ। इन आइदर केस यहाँ पे जो क्राउड आएगा एकदम भंगार क्राउड, मेजोरिटी टाइम ऐसा होता है। उस क्लास में ना मेरे को दर्द हो जाता है कि मेरे को हाँ ठीक है ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, डीप में जाऊँगा बच्चे गिर जाएंगे ऐसे, 5:15 या 6:15 बजे भिवंडी भाग देंगे, मेरे को ऐसा डर लगता है जनवरी बैच के अंदर। तो ठीक है करते उसको जैसे से लगा, बेस्ट इज नहीं, आप बीच में आ दूसरे कहीं पर, जैसे इसको चैंपियंस बैच को सी बी। नेक्स्ट टॉपिक डिफिकल्ट है, एकदम डिफिकल्ट है, मज़ा आ जाएगा। मैं तो बैच वाइज भी होता है, जैसे मैं आपके सितंबर की बात करूँ अगर आपके साथ, आपके अमरूद में एक बैच है, भिवंडी में है, बोरीवली में है, अंधेरी में है, घाटकोपर में है, और एक रुपये तो ब्रांच में जाता हूँ मैं, पता नहीं। थैंक यू। अभी वहीं से आ रहा हूँ, इस समय लेट हुआ, स्लो ट्रेन नहीं मिलती वहाँ से, जो भी छोड़ जो भी है। 6 बैच, अब इस 6 बैच के भी अंदर बच्चों को वेरी करता है कि मैं कितना डीप जाऊँ। मैं 7 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरा इसमें पीएचडी है, किसी का बाप मुझे हरा नहीं सकता, अक्रॉस इंडिया बोल रहा हूँ। तो सपोज एक टॉपिक है सब्सिडरी कंपनी, उसके अंदर देर आर सपोज 7 लेयर्स, ठीक है, डीप जाने की। और डिपेंडिंग बैच के बच्चे कैसे हैं, आई डिसाइड यहाँ तक जाऊँ, यहाँ तक जाऊँ, यहाँ तक है, वो बच्चों पर डिपेंड करता है। मैं अगर यहाँ तक भी जाऊँ ना, सेकेंड लेयर तक भी, तो भी बच्चा 100% सी फाउंडेशन में पास हो जाएगा। यहाँ तक जाने का मतलब सिर्फ ये कि उसका सी इंटर एकदम स्मूथली निकल जाएगा, इंटर उसको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बस फाउंडेशन इतने कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। जो भी आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो ना, दिस इज 100% रिपीट इन सी इंटर ऑल्सो, पर डीप में। तो आपने अगर अभी मेहनत कर लिया तो इंटर में आपको आसान लगेगा। हाँ, इंटर में आसान लगना क्यों चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट बोलने के लिए, वैसे 10 सब्जेक्ट है, डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग। इतना दर्द देगा ना सर आपको वो, क्योंकि बहुत वास्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, वास्ट है। तो अगर मैं आपका एक सब्जेक्ट का बर्डन कम कर दूँ तो आप वहाँ पे फोकस कर पाओगे, और वो आपने इसमें काम चोरी करा, इंटर के अंदर लॉ भी एक बर्डन हो जाएगा। कितना सिंपल। और सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ, मुंबई की बात करूँ अगर स्पेशली, जो पैकेज मिलता है सीए को, ठीक है, डेफिनेटली मोर देन सीएस, डबल देन सीए में, डबल देन एसीसीए, ट्रिपल देन सीएफए, सबसे अपना ज़्यादा इनकम है। 9 लाख से लेके इट गोज अप टू, मैंने जो देखा है, मेरी बात बता रहा हूँ, 35 लाख से। ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो सीए बन के बाहर निकला है अभी भी मार्केट में, 21, 22, 23 साल की जो उसकी टेंडर एज है, 9 लाख से पैकेज निकला। जो मैं देख रहा हूँ 7 साल से, मैं जब से सीए बना, इसको कोई नहीं बताएगा जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ तो सुनना। दोनों ने सेम डिग्री पास करी है, दोनों ने शायद सेम मेहनत करी मोटा मोटी, दोनों ने सेम चीज़ पढ़ी है, फिर भी तो वेरिएशन देखेगा अगर, ऑलमोस्ट आई कैन सी 4 टाइम्स। ऐसा क्यों? आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, नॉट जस्ट सीए बनने के बाद भी, इवन आपका जब ग्रुप सीए इंटर पास होगा, आप आर्टिकल ज्वाइन करो, वहाँ भी आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आपके सामने जो बंदा बैठा होता है, वो सीए इन प्रैक्टिस होता है, मतलब जो इस सीए की फील्ड में घुसा हुआ है सालों से। वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो बुक का होगा ही नहीं, इट विल बी आउट ऑफ द बुक। मतलब जो उसने खुद ने अपने रियल वर्ल्ड में फेस करेंगे ना प्रॉब्लम्स, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर आप उसको जवाब देते हो, तभी तो आप उसके लिए वैल्यू एडिशन हुए ना, तो आपको अपने यहाँ पे रखेगा तो उसको वैल्यूएशन मिलना चाहिए ना। नौकरी तो लेने के लिए कितने लोग बैठे इंडिया के अंदर,
आपको क्यों रखेगा? जिससे उसका जो काम अच्छे से नहीं हो रहा वो काम उसका अच्छे से हो जाएगा, और तभी तो आपको वो पैसा देगा जो आप डिजर्व करते हैं। जो भी अगर मतलब आपके बैच में मैं अब तक गया हूँ मैक्सिमम आई गेस यहाँ तक 4th ईयर तक अभी तक। मैं बात करूँ भिवंडी की, भिवंडी में जा चुका हूँ मैं यहाँ तक, बच्चे बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एक्सपेक्ट भिवंडी का एकदम घटिया होगा, छपरी टाइप। सुपर क्राउड है, सुपर मतलब जोरदार क्राउड है। सॉरी क्या कि क्या अंजू पड़ा थोड़ा सा आगे जाके लाइन में। क्यों पे अच्छे होते सब? मतलब मैं बोल रहा था मैं कभी नहीं गया भिवंडी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इतना दूर है तो। बेस्ट क्राउड, बेस्ट मतलब खतरनाक बच्चे। बोरीवली के भी अच्छे, ऑब्वियसली मुरा के भी अच्छे हैं। मुरा के ठीक है, मतलब थोड़ा ओपन अप नहीं होते वो लोग, होगा नहीं होता है ना। लड़कियां बहुत कंजर्वेटिव होती है वहाँ पे। मतलब आज 3rd लेक्चर था वहाँ पे मेरा, 3rd लेक्चर में जाके लड़कियों ने डाउट पूछना स्टार्ट किया। 1st लेक्चर में तो ना लड़कों ने डाउट पूछा ना लड़की ने पूछा, 2nd में लड़की ओपन अप हुए, दे स्टार्टेड टू आस्क डाउट्स। आज 3rd बैच के अंदर लड़कियों ने डाउट पूछना स्टार्ट किया। ठीक है, जो भी है, तो ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी लेयर्स के ऊपर। कभी आपसे किताबी नॉलेज नहीं पूछेगा, किताबी नॉलेज पर कितने लोग बैठे हुए सर जो आपका आंसर किसी नहीं कर पाएंगे। 2016 के अंदर एक लड़की थी, नाम तो मैं नहीं लेता, HUL के अंदर स्नॉप लगी थी, AIR1 2016 में उसका पैकेज था 30 लाख का। आज से 9 साल पहले 30 लाख का, आज का मतलब 50 लाख आप सौ। 6 महीने के अंदर उसको नौकरी से लाख मार के निकाल दिया, और HUL ने इंस्टीट्यूट को सी के इंस्टीट्यूट को लेटर लिखा कि आप कैसे CA बाहर निकाल रहे हो, प्लीज विजिट योर प्रोसेस, कैसी इज्जत दे। अब वो लड़की कौन होगी? घंटा मार के पास किया, आर्टिकलशिप अच्छी से नहीं करी, तो एक बार तो पैकेज मिल गया 30 लाख का, फिर आया रियलिटी चेक, स्लैश करके सीधा 10-15 लाख जो भी होगा उसको। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लेयर्स। या आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपने नोटिस करा होगा अब तक के लेक्चर में 3-4 जितने हुए, मुझे पता कितने लेक्चर हुए। हमने ये कर लिया ना फॉरेन कंपनी, वो फॉरेन कंपनी कंसेप्ट है जहाँ पे आपकी PC लेवल तक गया था, जो हमने 8 केसेस बनाए थे। बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, गूगल पे भी कहीं नहीं है, यूट्यूब पे चेक कर लेना, वहाँ पे कोई फैकल्टी नहीं पढ़ाएगा। ऐसा मैं स्मॉल कंपनी में ट्राई करूँगा आपके साथ 3rd 4th लेवल जाने की। ठीक है, देखते आप क्या उखाड़ पाते हैं। 285 is the section. बुक आपके पास है, मैं डेफिनेशन बोलता हूँ एक बार, आप ठीक है कर लो, बाद में फिर उसको एक बार पढ़ लो, पेपर क्वेश्चंस कर लो, मैं उसके बाद समझाऊंगा, उल्टा चलेगा। डेफिनेशन पे आते हैं आपकी बुक में, यू शुड फाइंड स्मॉल कंपनी, बोलिए ना, आई गेस लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज पे टॉप पे होना चाहिए इंशाल्लाह। कौन सा 2.13 पेज है, कौन सा है? 6 पेज। डेफिनेशन बोलते हैं आपने, ठीक है। आपके ऊपर लिखा है अ स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी व्हिच, पहला, has a whose paid up share capital is not more than 4 crore rupees or such higher amount as may prescribed, which should not be more than 10 crore rupees, and turnover of which as per latest audited profit and loss account जो भी है is not more than 40 crore rupees or such higher amount as may prescribed, which should not be more than 100 crore rupees। तो उसके नीचे आपके ऊपर लिखा हुआ एक्सेप्शंस, उसमें 3 बातें लिखी हुई है, होल्डिंग सब्सिडी, सेक्शन 8 एंड स्पेशल एक्ट। ऐसा करके डेफिनेशन आपको खत्म हो जाता है। मतलब क्या? घंटा पता नहीं। अब एक बार 2 बार पढ़ लो उसको, फिर मैं सीधा क्वेश्चंस करना है, लिखना मत कुछ, सिर्फ रीड करना है अच्छे से। रीडिंग लिखना कुछ नहीं, रीड कर लो एक बार 2 बार 3 बार, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
30 seconds more elevated. Seconds. ओपन कर सकता हूँ किसी बना दे 11 सर कर नहीं सकते 11 किस बनाता हूँ लिखा नहीं है लिख के देना P मतलब पीडब्ल्यूसी कैपिटल T मतलब टर्नओवर
ABCDEFGHIJKL 12 केसेस। एक मैंने फालतू का बनाया हुआ है के वाला, मुझे एल तक जाना था, बाकी दुनिया में 11 केस बन सकते हैं, मैंने 12 बनाए। आपको रफ में सिर्फ टिक और क्रॉस मारना है। सपोज आपको लगता है कि ए स्मॉल कंपनी है, तो आपने ए लिखा टिक, आपको लगता है बी स्मॉल कंपनी नहीं है, बी लिखा क्रॉस। ऐसे करके 12 केसेस इज व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। आई शैल वेट फॉर maybe 3 minutes. जो आपने पढ़ा था उसके बेसिस पे एलबीएम के साथ अब आप स्टार्ट करें एक एक करके सारे केसेस। आपकी डेफिनेशन की फर्स्ट टाइम बोलती है स्मॉल कंपनी से कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। एज सून एज आई सेड अदर देन पब्लिक कंपनी, केस नंबर डी क्रॉस। डिनशॉ लिमिटेड का मतलब होता है पब्लिक कंपनी, क्योंकि लिमिटेड लिखा है, बाकी हर जगह प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। Because of the word limited, Dinshaw is not a small company. आगे बात करते हैं, होता है paid up share capital does not exceed 4 crore rupees or such higher amount as is prescribed shall be more than 10 crore rupees। इसका मतलब समझते हैं। वो बोलते हैं सर paid up share capital less than equal to 4 crore होना चाहिए, तभी आपको small बोला जाएगा ऑब्वियसली। और बाद में दूसरा फिगर बोलते हैं 10 करोड़, कुछ तरह होता है। फिर टर्नओवर बोलता है लेस देन इक्वल टू 40 करोड़ होना चाहिए, और ब्रैकेट मिलता है 100 करोड़। इसका डिकोडिंग करना है एक मेटाफर के साथ, एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जीएसटी की बात करें, आपके CGST एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट आपसे मैक्सिमम 40% GST ले सकता है। ये बता रहा हूँ। आज की बात करूं 25 मार्च 2025 की, हाईएस्ट रेट जो चल रहा है नॉर्मली मार्केट के अंदर इज 28%। तो सपोज मैं पिज्जा खान जाता हूं डोमिनोज के अंदर, तो जीएसटी लगेगा 5%, कई बिल देगा अपने 2.5% CGST, 2.5% GST। यही पिज्जा खान जाता हूं मैं ताज के अंदर 28%, लग्जरी आइटम आ जाता है। तो लग्जरीज के ऊपर 28% आज की तारीख में जीएसटी चार्ज हो रहा है। गवर्नमेंट कितना ऑब्वियस है, इस 28% को 30 कर सकती है, 32, 35, 36, 38, 39, 40 तक ले जा सकती है, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि लॉ के अंदर लिखा हुआ है 40 इज द लिमिट। उसके ऊपर लेके जाए तो आपको पहले लॉ बदलना पड़ेगा। अभी लॉ के अंदर 40% लिखा हुआ है। सेम चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि सर पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर अपर लिमिट दी हुई है 10 करोड़, पर ये तो फ्यूचर के लिए है। मैं जब एग्जाम दूंगा मेरे लिए काम का इस 10 करोड़ से उसको अपन खींच सकते हैं आगे लगेगा तो। जैसे मैं जब 2022 के बैच को पढ़ा रहा था, उस टाइम पे लिमिट थी 2 करोड़ 20 करोड़। मैं जब 2019 के बैच को पढ़ाया था, लिमिट थी 50 लाख एंड 2 करोड़। आपके बैच को पढ़ा रहा हूँ 4 और 40, हो सकता है आपके बाद के बैच को पढ़ाऊँ 8 और 80। ये तो चेंज होता रहेगा। मैं तो मेरे टाइम का देखूंगा, मेरे टाइम में द लिमिट इज 4 एंड 10 टाइम पास 100 तो पूछेगा क्वेश्चन। अभी हो गया डाउट क्लियर? ऊपर आते सर। अब बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन जो ऑब्वियसली आपके पास नहीं हो सकती, हमारा केस नंबर 1 क्रॉस हो गया, दोनों ही में प्रॉब्लम। केस नंबर 2 क्रॉस हो गया,
केस नंबर 3 क्रॉस हो गया, तो ABCD क्रॉस हो गया। बात करते हैं E की और F की। जानबूझ के E और F बनाया आपको क्रिस्टल क्लैरिटी देने के लिए। इसे लॉ मेकर ने लिखा है नॉट मोर देन, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 4 चले जाना कितना ऑब्वियस है। एग्जाम्पल देते हैं। डॉक्टर भैया को बोलता है यू शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 2 pints ऑफ बियर पर वीक। 2 pint से ज्यादा नहीं पीना है। तो पी सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमको वही बोल रहा है कि 4 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 2-4 पे चले जाना, एंड हेंस वहाँ पे भी टिक और बाजू में भी टिक, दोनों जगह टिक आएगा। मैं कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के से एक कम किया बनने के साथ आगे बात करते हैं। जी कंफ्यूज करने के लिए हमने 4 and 40 को 40 and 4 करते हैं। तो ये तो ठीक था, यहाँ दिक्कत। नेक्स्ट बात, आपने एक्सेप्शन में पढ़ा हुआ है, ऊपर से दूसरा पॉइंट लिखा है वहां पे द फॉलोइंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू। सेकंड पॉइंट लिखा है एक्सेप्शन के अंदर सेक्शन 8 कंपनी। नाम से पता पड़ जाना चाहिए कि सेक्शन 8 कंपनी है। ह्यूमन बीइंग क्लब ना लिमिटेड है ना प्राइवेट लिमिटेड है। और हम ये पॉइंट ऑलरेडी लिख चुके हैं सेक्शन के अंदर। ऊपर से छठा पॉइंट, नाम के पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना होता, नहीं लगाया सर। ये सेक्शन 8 कंपनी है, नहीं चलेगा, कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी। एक्सेप्शन में आपकी बुक में ऊपर से पहला पॉइंट होल्डिंग सब्सिडी नहीं होना चाहिए, नहीं होता। ये सब्सिडी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी नहीं चलेगा। नेक्स्ट मैंने ऐसे बनाया था, नहीं नेक्स्ट तो अच्छा वाला सॉरी। हमने जो लिखी लिमिट लिखी 4 and 40, उसमें आपको और क्लैरिटी देने के लिए कि आपकी बुक के अंदर दोनों पैराग्राफ के बीच में एंड लिखा हुआ है, म्हणजे ऊपर वाला भी होना चाहिए, नीचे वाला भी होना चाहिए। ऊपर वाला तो है पर नीचे वाला नहीं चलेगा, एंड लिखा हुआ। फिर काइट मैंने ऐसे ही बनाया था, इसे उसको लास्ट बनाया था, लिखा था कुछ भी लिखा था। ये रीजन ऑब्वियसली लास्ट एक्सेप्शन के अंदर ऊपर से तीसरा पॉइंट, अ कंपनी फॉर्म अंडर एनी स्पेशल एक्ट लिखा है बाजू के अंदर। LIC बनाया LIC एक्ट के अंदर, स्पेशल एक्ट के अंदर। अब लॉजिकली देखो वहाँ पे डेफिनेशन का हर एक वर्ड मैंने मेरे 12 किसी हर एक वर्ड मेड बी केस नंबर D रीजन पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता, हमने कवर कर लिया। सर 4 and 40 होना चाहिए, हमने कवर कर लिया। सर 440 के इसमें एंड होना चाहिए, हमने कवर कर लिया। सर 10 और 100 काम करनी है, हमने कवर कर लिया। होल्डिंग सब्सिडी नहीं होना चाहिए, कवर किया। सेक्शन 8 नहीं होना चाहिए, कवर करा। स्पेशल एक्ट नहीं होना चाहिए, कवर किया। हर एक वर्ड ऑफ डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैंने मेरी किसी में कवर किया। डाउट है सिर्फ E and F स्मॉल कंपनी हुआ, ईयर टू ईयर नहीं होता सर। तो हमको जब भी लगता है ना कि चेंज आना चाहिए वो चेंज निकालना है। जनरली आता है बजट में। तो आपका अटेम्प्ट है मई के अंदर, तो आपके एग्जाम में आपके अटेम्प्ट से 6 महीने पहले तक का लॉ लागू होता है, और 6 महीने पहले तक 4 और 40 लिखा। आपका सितंबर है ना, सितंबर से 6 महीने पीछे जाएंगे, मार्च हो सकता है, तो एग्जाम टाइम पता पड़ेगा। एज ऑफ नाउ तो फॉल्ट हो सकता है। जिस साल हो गया उससे बताना स्मॉल कंपनी में जैसे ही टच करा आपने, आप स्मॉल कंपनी से बाहर हो गए। दूसरा पता उस साल जैसे टच हुआ, वेटिंग मतलब जितने सारे बेनिफिट हैं स्मॉल कंपनी के, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक नॉर्मल कंपनी के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो बनाना पड़ता है। अगर स्मॉल कंपनी हो तो आपको कैश फ्लो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑडिट के अंदर रिलैक्सेशन है, सी अपॉइंट करने का, CS अपॉइंट करने का, उस समय रिलैक्सेशन है। तो हम प्रमोट करना चाहते हैं बिजनेस को इंडिया के अंदर,
तो हमें स्मॉल कंपनी का आपको दर्जा देके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो लो सारे बेनिफिट्स दे जाए। एनहेंस हमने पर लिमिट पे लिखा है लेस देन इक्वल टू, छोटा कंपनी होना चाहिए तो आपको फायदा मीटिंग बारह स्टार्ट करते हैं। तीसरे टॉपिक एग्जाम 2 बार आ चुका है, एक बार 6 मार्क्स, एक बार 4 मार्क्स का। कर काट सकते बहुत छोटा सा टॉपिक। सपोज 3 दोस्त हैं, अमर, अकबर, तीनों मिलके एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। कंपनी स्टार्ट करते ही तुरंत वो लोग एक वादा करते हैं। सर क्या वादा? खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में कंपनी का वाइंड अप होता है, वाइंड अप के वक्त असेट्स कम पड़ जाते हैं कंपनी के लायबिलिटी पे करने के लिए, हम हमारी जेब से पैसा लेंगे। जैसे हमने बोला वादा कर रहे हैं, तरीके से यहाँ पे ए ने बोला मैं 1 लाख लाऊंगा, ए ने बोला 2 लाख लाऊंगा, इसने बोला मैं 3 लाख लाऊंगा। आगे खुदा ना खास्ता आगे जाके लेट्स से कंपनी का शेयर वाइंड अप हो रहा है, कंपनी की मौत आ रही है। दुनिया में 4 पीसी बन सकते हैं, आप 4 पीस बना देता हूँ। केस नंबर 1, वाइंड अप पे कंपनी के पास असेट्स थे 10 लाख के, लायबिलिटी थी 8 लाख की, पहला केस बन सकता है। केस नंबर 2 30 है, रियल अमाउंट में हो नहीं सकता कभी, 10 लाख 10 लाख। केस नंबर 3 10 लाख 16 लाख, और आखिरी केस बन सकता है दुनिया में 10 लाख 18 लाख। 500 केस नहीं बन सकता। एक के अंदर असेट कम लायबिलिटी, असेट ज़्यादा लायबिलिटी कम, एक में दोनों सेम। आगे तो आपको पता पड़ेगा 2 मिनट बाद। हम केस नंबर 1 की बात करते हैं। सर कंपनी बंद हो रही है और कंपनी के अंदर असेट्स ज़्यादा हैं, लायबिलिटी कम है, तो नेट प्लस 2 लाख के असेट्स हैं। A1 A2 A3 अपने कर लेते हैं 2 लाख। सेकंड केस में कुछ भी नहीं बचा, असेट बेचे, पैसा आया, लायबिलिटी चुकाई, बाय बाय, सब खुश है, हम भी ऑपरेटर्स। केस नंबर 3 के अंदर शॉर्टफॉल है 6 लाख का। जैसे ही हमने बोला 6 लाख का, A1 लाएगा 1 लाख, A2 लाएगा 2 लाख, A3 लाएगा 3 लाख। सारे क्रेडिटर्स खुश, क्योंकि सबको अपना अपना पैसा लगता है। तो 6 लाख का डेफिसिट A1 A2 A3 अपने घर से लेकर आए और उन्होंने टेक। केस नंबर 4 लास्ट में केस माइनस 8 लाख। इसमें से 6 लाख तो आ जाएगा A1 A2 A3 से, उसके बाद भी 2 लाख बच जाएगा क्रेडिटर्स का लेना। सर इसका क्या करने का? कुछ नहीं करने का क्रेडिटर्स। सर क्यों? कंपनी के नाम में लिखा हुआ है लिमिटेड बाय गारंटी। हम उतना ही पैसा देंगे जितना हमने वादा किया था, उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं। तो हमारा जो ये वादा था दैट
वादा वॉज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली, तो जरूरत पड़ेगी तो हम 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख ले आएंगे। उसके ऊपर जरूरत पड़ी, सॉरी, एंड दैट इज द वर्ड लिमिटेड बाय वादा। क्या है, इससे मैंने कहा था 5 टॉपिक कर कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। My first conclusion would be, I have two conclusions. My first conclusion would be, liability will arise only on winder. Conclusion number 2. No initial capital is introduced by members. ठीक है, तो उसमें खाली वादा कर रहे हैं फ्यूचर में लाएंगे, आज तक कुछ लाएंगे, तो सर धंधा करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? मे भी आपको कहीं से डोनेशन मिला, ग्रांट मिला, चैरिटी मिला, कुछ तो मिला, मेंबर्स पैसा लेकर मिला। यहाँ पर आपको 100% देख सकते हैं। हाईवे आपकी बुक में इतना डीप में नहीं है, और जितना भी है वो यही नया कंपनी, मतलब A1 A2 A3 है, हर कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो नई कंपनी की लायबिलिटी, नई कंपनी की लायबिलिटी, पुरानी कंपनी की लायबिलिटी, पुरानी कंपनी की लायबिलिटी, से दोनों को इंटरेस्ट से फर्क क्या पड़ता है? नहीं लायबल, जो वादा किया, ये जो अमाउंट में ये आपके एमओए में लिखा होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दूंगा, उसके बाद तेरे जेब में 1 करोड़ भी पड़ा हो तो क्या, तो ये वादा किया ना, मैं इतना ही दूंगा। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी क्यों हो रही है? वो क्रेडिटर की गलती है। क्यों? प्रैक्टिकल में समझ, अगर मैं कंपनी से डील कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कंपनी अगर लुखी हो गई तो ये लोग मिलकर मुझे 6 लाख की देने वाले हैं, तो मैं क्रेडिट भी कमी दूंगा ना। ऐसा क्रेडिटर सोच के दे, ऐसी कंपनी को मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे अलावा बाकी भी क्रेडिटर्स होंगे, मैं भी क्रेडिटर हूँ, लेकिन उनके बोलेंगे हमको 6 लाख से ज़्यादा देंगे ही नहीं, तो मैं क्या कर लूँगा? इसलिए हम डील करते हैं, सोचेंगे ना कि कितना क्रेडिट देना चाहिए। हाँ भाई बोल रहा था, हाँ भाई बोल, मीटिंग 30 seconds. Guaranteed amount. इसे इसको बोले लिमिट प्रोवाइड है। सुपर एग्जाम्पल क्वेश्चन, आपको इन चीज़ों को सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको टॉप कर सकता हूँ। बुक में आपने पढ़ा होगा, अगर समझ आ गया, बुक है ये कोई बुक में पढ़ेगा जल्दी, हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा। कंपनी लिमिटेड में गारंटी ऊपर से पूरा हर एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। मैं वेट करता हूँ।
और उसके बाद है नहीं ऐसा जीरो। अब कुछ टाइम मिलता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपको तो दे दिया तो अच्छी बात। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, फिर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब वो लोन में कोई कभी जेल गएगा आपसे? मेरे रूम में बहुत लोग गए। आपको जो पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 इंडियन एग्रीकल्चर पेपर, इसमें आपके इसके अंदर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, उसमें आपको बताऊंगा मैं जेल के अंदर क्या क्या होता है। ये बहुत क्या क्या होता है आसपास वाले तब बताऊंगा आपको क्या क्या होता है अंदर। आगे बढ़ते हैं 222। क्या हुआ? अरे वो बर्फ मारा आया होगा। प्रॉफिट्स विड्रॉ करने से क्या होगा? आपको जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख लाए तो घर से लेकर आना है ना। चल असेट बेचते गए, ठीक है, फिर ऐसे कैसे लेके आ सकते? जब प्रॉपर्टी परचेज करी होगी तो आपने कंपनी यहाँ परचेज करी होगी। वो कैश और बैंक बैलेंस के अंदर जो बैंक बैलेंस है वो कंपनी के नाम पे होगा। तो आप अगर उसमें से विड्रॉ करोगे, आपको नहीं लगता कि बैलेंस शीट के अंदर फटाक से वो दिखेगा? पिछले साल का बैलेंस शीट, इस साल का बैलेंस शीट, इस साल बैंक बैलेंस था 3 करोड़, अभी है 1 करोड़। शेयर होल्डर कुछ नहीं, 2 करोड़ काम गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर 2 करोड़ काम गया, उसमें रिकंसाइल नहीं होगा। तो शेयर होल्डर तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। शेयर होल्डर छोड़, तूने कहीं से शेयर बेच नहीं करे, जिसे आपका लोन दिया वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई 2 करोड़ काम गया। और जैसे कुछ फिशी लगा ऐसा वाट लगा देगा, केस करेगा आपको। होता नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर, बोलना आसान है। अब है आप तो भाग गए, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, भाग गया, पकड़ के रखो। भाई 1-2 करोड़ के लिए कोई नहीं करता है, 50-60 करोड़ का नहीं समझना आता है। आगे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप खुद अपना स्मॉल कंपनी में 4 करोड़ 40 करोड़ बोल रहे हैं, उसको स्मॉल बोल रहे हैं, तो उसकी इमेजिन द लेवल, छोटे फिगर है ये कंपनी के पॉइंट की बात। अब डिस्कस 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसी टॉपिक है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, काफी इजी टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह। लेट्स से मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है, उसका फेस वैल्यू है ₹100। रिलायंस ने शेयर इशू करने पे एप्लीकेशन मनी मांगा था 30, which I paid. फिर they went for basically first call ₹45, which I paid. Finally, final call ₹25, which I have not. लॉ में क्या बोलता है? आपके पास जो सामान है, सामान दैट इज 1 शेयर, उस सामान की कीमत है 100 रुपया, आपने 100 रुपये के सामने दिया है 75 रुपया। तो एज अ मालिक ऑफ द कंपनी, एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपका कंपनी का एक शेयर है, एज द ओनर ऑफ द कंपनी, योर लायबिलिटी इज ओनली 25। कंपनी रिलायंस आपसे अगर 26 रुपये मांगता है, आप बोलोगे क्या? 25 मतलब 25, उसके ऊपर कुछ नहीं।
and that is by the word limited by the shares you hold. जितना मेरे शेयर्स के ऊपर अनपेड है उतना ही मेरा लायबिलिटी है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं लुटा सकता। खत्म हो गया। बस एक अच्छा पॉइंट है, अगर और अपनी बुक की बात करूँगा, इसे जो 25 रुपये है ये लायबिलिटी अराइज कब होगी। लॉ में क्या बोलता है, बुक की भाषा में बात करूंगा, ड्यूरिंग एक पॉइंट ऑफ, ठीक है जो भी दूसरी आवाज है पागल, एक ठीक है पॉइंट ऑफ गुड, अच्छा आंसर है। दूसरा बुक की भाषा में बात करेंगे, ड्यूरिंग कंपनीज लाइफ टाइम। कितना ऑब्वियस पॉइंट है सर, ये अकाउंट से पढ़ा हुआ है हमने। कंपनी को जो जरूरत होगी 25 रुपये की तो मंगा लीजिए आपसे। अब जरूरी कंपनी बंद हो रही है, नहीं कंपनी को पैसा चाहिए धंधा करने के लिए, तो मंगा है कंपनी ने फाइनल कॉल, तो आपको देना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी है। या फिर कंपनी की मौत हो रही है तब कंपनी पैसा मांगेगी, तब देना पड़ेगा। तो इसमें और ऊपर में आप डिफरेंस देखो अगर, तो वहाँ पे इट वॉज ओनली वाइंडिंग अप, ओनली एंड ओनली वाइंडिंग अप। यहाँ पे इट इज बोथ, कंपनी जिंदा है तब भी मंगा सकते हैं, कंपनी की मौत हो रही तब भी मंगा सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस हमने लिख दिया ऊपर, इसके अंदर कोई इनिशियल कैपिटल नहीं होता, इसके अंदर होता शेयर शुरू होगा, पैसा जमा होगा, इसमें इनिशियल कैपिटल होता है। खत्म टॉपिक 222 खत्म। पढ़ सकते हैं, डाउट है पूछ सकते हैं, बुक में ही पढ़ सकते हैं। हर एक वर्ड मैंने कॉल करा बुक के अंदर, उसके बाद रहेगा जो दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन, आपको वो भी पढ़ा दिया है। आप 2 पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, 2 + 22 का, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन का, फटाक से should take 3 minutes। मीटिंग तो लेक्चर है 10:30 to 1:30। दो पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ, हर एक वर्ड जो कि उसमें लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, एवरी सिंगल वर्ड। आपका 25 रुपये हो गया, उसको बोल सकते हैं अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स। वही अपना लायबिलिटी होता है सर। आगे इसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इतना मुश्किल है वैसे, क्योंकि अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लोग पुराने आर्टिकल नहीं डालते हैं। नई बात से पढ़ा हुआ है, पुराना सब कुछ वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स का कहना चाहिए क्या ये लोग तो फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम के साथ पैसा ले लेते हैं और पुराने ज़माने की बात है, और प्राइवेट कंपनी में कभी कभी होता है, और रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। किताबों में आईपी में ब्लॉक जो करते हैं फेस वैल्यू से ऊपर प्रीमियम भी तो लेते हैं, तो फेस वैल्यू की बात करें पुरानी बात है।
हम अभी इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जब वो कंपनी चालू हुई थी तब तो फेस वैल्यू पे हुआ था ना पुराने ज़माने में, तो उन्होंने जो गारंटी दी थी कि वाइंडर में पैसा देंगे, उससे कंपनी चल तो रही है ना अभी भी। अब कोई नई कंपनी ऐसी नहीं बन रही, और पुरानी तो चल रही है, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना इसलिए कि उन कंपनी का आपको क्या करने का, इससे पढ़ते हैं। तीन चार दिन की होगी, लेकिन सब विंडो बता देते हैं। May 22 तक की देखो, उसमें भी क्वेश्चन है तो। नवंबर 22 के आर्टिकल में मस्त क्वेश्चन था, यहाँ पे नहीं गूगल करना पड़ेगा। एक रिसेंट आर्टिकल में भी क्वेश्चन है, एकदम ज़्यादा से 292 का तो अभी करने वाले हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 292 रिसेंट है ना, सेप्टेम्बर 24 में क्वेश्चन है अनलिमिटेड लाइब्रेरी का। आखिरी क्वेश्चन है शायद, चालू होता है नाम नो लिमिट से। आखिरी क्वेश्चन नो लिमिट। ये 292 का क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाई नहीं है, रीड करते हैं अपने से। In private company is incorporated as unlimited company having share capital 10 lakh. One of its creditors, Mr. S, filed a suit against a shareholder, Mr. I, for recovery of his debt against N. Mr. I has given his plea arzi in the court that he is not liable as he is just a shareholder. Explain whether Mr. S will be successful in recovering his dues from Mr. I. तो क्वेश्चन में हो ये रहा है, इन केस आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन आपको, तो सर एक कंपनी है एन करके जो एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, जिसके अंदर आपको अपना घर भी बेचना पड़ सकता है क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए। इस कंपनी का एक क्रेडिटर है जो कंपनी से पैसा मांग रहा है, कंपनी लेट से दे नहीं रहा, तो इस कंपनी का जो मेंबर है ये इससे जाके पैसा मांग रहा है। सो द क्वेश्चन ही इज आस्किंग इज, क्या ये मांग सकता है? और सा क्वेश्चन ओपन करता हूँ, पढ़ने के ऊपर और पढ़ सकता हूँ। क्वेश्चन ये जो मैं ड्रॉ करा आपके सामने, वापस पढ़ता हूँ। In private company is incorporated as unlimited company having share capital of 10 lakh. One of its creditors, Mr. S, filed a suit against a shareholder, Mr. I, for recovery of his debt against the company. Mr. I has given his plea in the court that he is not liable as he is just a shareholder. Explain whether Mr. S will be successful in recovering his dues from Mr. I. तो बेसिकली हमने जो डायग्राम बनाया, ये तो क्वेश्चन है, क्या लगता है सर आपको? मैंने पढ़ा नहीं, अब तक मैंने पढ़ाया भी नहीं है। क्रेडिटर मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, वो कंपनी के मेंबर से, मालिक से मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते? हाँ या हाँ, दो ही आंसर हो सकता है। 21 बोलती है हाँ, और कोई नहीं, बाकी को आंसर। 2 जन हाँ, 3 4 5 जन हाँ, 6 जन हाँ, 5 के पैर हाँ। इसी तरह क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
मेरे रिकॉर्ड्स के अनुसार ये क्वेश्चन आया था सबसे पहली बार नवंबर 2018 में, नवंबर 2018 में। फिर आया ये 4 साल बाद नवंबर 2022 में। फिर आया 2 साल बाद सितंबर 2024 में। मतलब आपके अटेम्प्ट के लिए काम का हो गया, क्योंकि 3 बार से ये आरटीपी में आ रहा है, एग्जाम में नहीं आया अब तक। तो अगर हम आरटीपी सॉल्व नहीं करते, इस तरह से कर रहे हैं और ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आया है, तो लाइक योर सेव आंसर्स हाँ कर सकते हैं, ये अपन लिख के आते हैं और वही अपने मार्क्स आते हैं। हाँ दीदी बोल। वाई? और भी एक कंडीशन, 2 कंडीशन है। एक मुझसे सही बोला, सही साहब पैसा मांग ही नहीं सकते। माना उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, उसको अपना घर भी बेचना पड़ सकता है, बट ऐसे आप घर जाके नहीं मांग सकते उसकी। उसका एक प्रोसेस होता है, एंड द प्रोसेस गोज लाइक दिस कि सबसे पहला स्टेप इज कंपनी का वाइंड अप होना चाहिए, मतलब कंपनी की मौत होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी के अंदर लिक्विडेटर अपॉइंट होना चाहिए, जो बेसिकली कंपनी के असेट बेच के लायबिलिटी चुकाता है। ये लिक्विडेटर मेंबर को बोलना चाहिए कि ब्रो कंपनी के एसेट्स कम पड़ रहे हैं, तुझे घर से पैसा लाना पड़ेगा। इसने एक बार बोल दिया, अब मेंबर को पैसा लाना ही पड़ेगा, जितना है सारा पैसा, जब तक चुकता नहीं हो जाता। हमको क्वेश्चन क्या बोला था कि क्रेडिटर सीधा इससे पैसा मांग सकता है क्या? नहीं भाई, नहीं मांग सकता। ऐसा कैसे मांग सकता है? कंपनी का बंद तो होने दे, लिक्विडेटर का अपॉइंट होने दे, और लिक्विडेटर को बोलने दे कि मेंबर पैसा ला, तो वो लेकर आएगा, घर बेच के लेकर आएगा। तो फिर डायरेक्टली नहीं मांग सकते आप, अब खत्म हो गया। देखो बुक के अंदर 2+92 बहुत छोटा सा दिया है, आई थिंक 2 लाइन दिया है बुक में सिर्फ, शायद जितना मेरे को याद है, बहुत छोटा सा दिया है 292। जो उसका आंसर भी देखेंगे। पढ़ लेना जब तक आंसर पे आते हैं, तब यहां से क्लियर हो जाएगा। Section 2+92 of Companies Act provides that an unlimited company means a company not having any limit on the liability of its members. इतना पहला लिखा है। The liability of each member extends to the whole amount of company's debts and liabilities, but he will be entitled to claim contribution from other members. सब मिलके देखिए। In case a company has a share capital, the articles must state the amount of share capital and the amount of each share. So long as the company is going concern, company जब तक चल रहा है, the liability on the shares is the only liability. ऐसे कुछ लेकर नहीं आना। Receipt 222 आपका liability, which can be enforced by the company. The creditors can institute start करना, can institute proceedings for winding up the company for their claims. The official liquidator may call the members for their contribution towards the liabilities and debts, which can be unlimited. जो मैंने आपको सिखाया। On the basis of the above, it can be said that Mr. S cannot directly claim his dues against the company from Mr. I, the shareholder of the company. Even though the company is an unlimited company, Mr. I is liable for up to his share capital. His unlimited liability will arise only when official liquidator calls the member for their contribution towards the liabilities and debts of the company at the time of wind up of the company. हर एक वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तो आपको पढ़ा चुका हूँ। कंपनी होना चाहिए, वाइंड अप होना चाहिए, लिक्विडेटर पॉइंट होना चाहिए, वो मेंबर को पैसा मांगना चाहिए, तो देख चुका आपके सामने ड्रॉइंग। इजी आज तक कभी एग्जाम नहीं है, क्वेश्चन आएगा सबकी खुल जाएगी सर। अभी कैसे बड़े मेंबर्स मतलब शेयर 100 हो के 1 हो, लायबिलिटी कितनी होती है? जितना तेरा अनपेड वैल्यू शेयर्स के ऊपर 2% की बात करोगे, तेरा अगर फुल्ली पेड अप है, मतलब तेरा लायबिलिटी से तब पैदा होगा जब कंपनी की मौत होगी।
क्योंकि हमने पढ़ा अनयूटिलिटी कमेंट्स ओनली अपॉन वाइंडिंग अप। तो अगर तेरे पास 100 शेयर, मेरे पास 1 शेयर, मेरा 1 शेयर फुली पेड अप है और तेरे 100 शेयर फुली पेड अप नहीं है, कितना जितना शेयर्स पे अनपेड है उतना तूने पे कर दिया, फिर तुझसे कोई पैसा मांग ही नहीं सकता जब तक कंपनी का वाइंड अप नहीं हो जाता। वाइंड अप अभी कब मांग सकता है? अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो भी नहीं मांग सकता। तो उसके असेट्स अपन सीज करेंगे, पर्सनल भी जाएंगे, सब कुछ सारा साथ जाएगा, जेल जाएगा, कोई तो रिस्क क्या अपन है। पैसा रिकवर होगा अच्छी बात है, नहीं हो रहा, आधा हो रहा है जेल, क्योंकि आपने धोखाधड़ी करी। डन सर, 13 सेक्शन खत्म हो गए। सेकंड काउंट जब करेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आउट ऑफ 23 डन, मोर देन 50% एज फार एज मनी सेट। उसमें 3 इजी हमने निकाली बिकॉज हमने 2-3 डिफिकल्ट कर लिए थे। तो नंबर वाइज सीक्वेंस में देखते हैं कौन से सेक्शन बचे हुए हैं। आई कैन सी इज 52 बचा हुआ है, 68 और डिफिकल्ट है बचा हुआ है, 69 बचा हुआ है, 71 बचा हुआ है, 72 बचा हुआ है। सेक्शन 2 में आई गेस और कुछ भी बचा, सिर्फ 5 बचे हुए हैं, 52, 68, 69, 71, 72। उसके अलावा 3, 4, 5, 7, 9 एंड 4 55 बचा है। और इसके बाद 3 टॉपिक और हैं बिना सेक्शन नंबर वाले, वो बताओ। ठीक है, हम कुछ मीडियम करते हैं ना, इजी ना हार्ड, तो दिमाग लगेगा थोड़ा सा, और नहीं लगेगा तो मैं लगवा दूंगा। ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, 4 एंड 5 करते हैं और लेक्चर खत्म करते हैं। 5 से छोड़ दूँ। 4 and 5 is where we are. लास्ट अटेम्प्ट तक की मैं बात करूँ, अगर जनवरी अटेम्प्ट जो था उसका सिलेबस मैंने खत्म किया था अक्टूबर एंड में। मैंने उस बैच में बोला था कि सेक्शन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले 7 साल में आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा मैंने खुद ने बैठ में बोला था। जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 11 मार्क्स आ गया। 7 साल से 14 अटेम्प्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया जिससे मैथ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो कैटेगरी में आ गया। किस्मत इतनी अच्छी थी मेरी जनवरी के बच्चों की कि उनका 15वां अटेम्प्ट था जिसमें वो आ गया। पर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज एग्जाम के पहले 2 दिन पहले, 2 भी नहीं 3 दिन पहले अक्रॉस इंडिया बोल रहा हूँ मैंने 31 क्वेश्चन की लिस्ट दी थी। 31 क्यों सर? आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं और हर 3 क्वेश्चन के अंदर 2 सब क्वेश्चन होते हैं। तो आपके एग्जाम में टोटल 36 क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करना है टोटल। मैंने 31 क्वेश्चन लिस्ट दी थी, ये करके जाना, इसमें से पेपर आएगा 73 मार्क्स का आएगा। ये 31 क्वेश्चन जो मैं जनवरी के बच्चों को दिया। मैं अगर पॉजिटिव बताऊँ तो नेगेटिव भी बता रहा हूँ कि सर ये 10 मार्क्स का सेक्शन 5 भी आ गया था जो 14 अटेम्प्ट से नहीं आया। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। कंक्लूजन क्या है सर? सब इम्पॉर्टेंट है, बीकॉम नहीं कर रहे बस ये कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। जो 5 में लास्ट में बोला था कि ऐसे एग्जाम नहीं आया, 14 अटेम्प्ट हो गए, 15 अटेम्प्ट में आ गया। अब इन 15 अटेम्प्ट के अंदर सेक्शन 4 आज तक नहीं आया, मे बी 16, तो हम उसको अच्छे से ही पढ़ेंगे। हमने 5 भी क्लास में कवर किया था 2 घंटे तक, और मैंने बोल दिया था कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आवाज स्टार्ट करते हैं 4 and 5। Contents of MOE.
पे सेक्शन 5 कंटेंट्स ऑफ एओए। और से स्टार्ट करते हैं। एमओए होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में लिखा है वो लैंग्वेज कितना पता नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑन विच एडिफाइस ऐसा बोलेगा आपको लैंग्वेज के अंदर। एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज बेस्ड। फिर हमको वर्ड मिलेगा फर्स्ट लाइन के अंदर चार्टर ऑफ द कंपनी। सारे वर्ड आपको बुक में लिखे हुए देखो। एमओए वर्ड टॉपिक यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करते हैं। एडिफाइस मतलब वजूद। और मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर इमेजिन करते एक बिल्डिंग है, ठीक है, विद एनी फ्लोर्स, बेसमेंट है ना, ये आपका एमओए होता है। मेटाफर से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सर एक एमओए के ऊपर पूरी कंपनी खड़ी हुई है। सर कैसे? इस एमओए के अंदर कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं याद करने के लिए, लेट्स से एक सीए था, वो सीए रो रहा है। क्यों रो रहा है? उसका मार्केट में नाम बहुत खराब हो चुका है बिकॉज उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। सर क्या पढ़ रहे हैं हम? सेक्शन 4 का कंटेंट्स ऑफ एमओए पढ़ रहे हैं। सिलेबस आज तक एग्जाम में आया। उसके अंदर I have to talk about each of the clauses. The first one obviously is capital clause. Clause मतलब एक point. Capital clause. A stands for association clause. R के दो नाम हैं, एक नाम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या इसको बोलते हैं दूसरा नाम सिचुएशन क्लॉज। ओ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके सेक्शन में बहुत काम आने वाला है बार बार, ऑब्जेक्ट क्लॉज। और बाजू वाले आपको दिख रहे हैं नाम से नेम क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। हर कंपनी के एमओए के अंदर ये आपको मिलेगा। वो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं उसके अंदर रियल कंपनी का एमओए दिखा था जिसका मैंने एसएससी ऑडिट करा था। देखो लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल क्लॉज। सर कंपनी के एमओए के अंदर कैपिटल क्लॉज जो सेक्शन है उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ होगा? राइट, कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है। सर मतलब कंपनी की मैक्सिमम औकात कितनी है शेयर इश्यू करने की, इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो वो कैपिटल क्लॉज के अंदर पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा। अलॉन्ग विद दैट उसका ब्रेकअप भी दिया होगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। सिर्फ इतना सा होगा आपके कैपिटल क्लॉज के अंदर। एक एमओए डॉक्यूमेंट हो गया, उसके अंदर 6 सेक्शन होते हैं। 6 सेक्शन में पहला सेक्शन है कैपिटल क्लॉज, उसके अंदर ये लिखा होगा। आगे बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की बात करें तो पहले 6 में क्या लिखा होता है? नेम ऑफ द स्टेट इन विच कंपनी इज सिचुएटेड। सपोज मेरा ऑफिस है थाने के अंदर, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में लिखा होगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट का नाम है। सर क्यों? देखते हैं नेट चल रहा है, बताता हूँ आपको भी तभी। ये समथिंग कॉल्ड ROC। सर मैं ऊपर नहीं कर रहा हूँ। बुक में से लिखा हुआ नहीं है, सब नॉलेज से पढ़ा हुआ आपको।
आर ओ सी इंडिया 55 एक्सरी वेस्टर ओपन कीजिए। ये सब सी एंटर में आएगा। आप सिर्फ सुन के रखो एक बार, अभी सुन के रखो तो मेरे को ही इंटर में आसान पड़ेगा। ऊपर ऊपर से बता रहा सर, ये किसी को नहीं आता फिर इंटर वालों को भी नहीं आता। पूरा कंपनी सेक्ट जो भी आपका वो पूरा इसके कंट्रोल में होता है, जो हमारे कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। हमारी समझ में नहीं गलत, शी इज हेड ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ, मतलब कंपनी का सारी कंपनीज के अंदर क्या होगा ये उसके हाथ में होता है, नियम कानून बनाना है। इंडिया में करोड़ों कंपनी है तो ऑब्वियसली दीदी सब कुछ खुद नहीं कर सकती, तो वो अपना काम डेलीगेट करती है आरडी को। आरडी का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर। इंडिया में 7 है। हम पकड़े जैसे नॉर्थ वेस्टर्न का आरडी, ये आरडी मतलब इंसान ही होता है। अब वो इंसान क्या देखेगा सर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 4 स्टेट के अंदर जितनी भी कंपनीज है वो आरडी के कंट्रोल में आती है। तो उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे हमने पढ़ा था कि सर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है सीजी से। तो सीजी का मतलब इस टॉपिक के अंदर आरडी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर एक अकेला आदमी 4 स्टेट की कंपनी को कैसे मैनेज करेगा? कोई बात नहीं, आरडी के नीचे आता है आरओसी, जब हम पढ़ रहे हैं इंडिया में हर स्टेट में एक आरओसी है। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है बिकॉज यहाँ पे कंपनी इतना ज़्यादा है, और जो 7 सिस्टर्स है उन सबके बीच में एक आरओसी है। एवरी स्टेट हैज 1 आरओसी। आरओसी अगेन एक इंसान ही होता है जो स्टेट की सारी कंपनीज को रेगुलेट करता है। आपसे आपकी कंपनी कुछ गड़बड़ हो रही है, आपसे पूछताछ करनी है, तो आरओसी चिट्ठी भेजेगा आपको कि भाई आप मीटिंग करने का तेरे साथ। पूरे स्टेट में जितनी भी कंपनी है वो आरओसी के अंदर आती है। ये रहा स्टेट वाइज आरओसी। महाराष्ट्र देखो मैं तो सिर्फ मुंबई एंड पुणे, गुजरात में अहमदाबाद, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, राजस्थान में जयपुर। तो जो आरओसी होता है वो स्टेट वाइज होता है, इसलिए हम रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर स्टेट नाम है। उसका लॉजिक होगा क्योंकि मुझे वो देख के पता पड़ जाएगा कि मुझे कौन से आरओसी के पास जाना है। रजिस्टर ऑफिस क्लॉज का ठीक है। उसके नीचे एक और मिलेगा आपको, ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्ड पढ़ी दिया तो उसको भी देख लेते हैं एग्जैक्ट नीचे इतने होते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब कंक्लूजन पे आता है, नॉलेज ले पड़ता है। सबसे ऊपर होता है सर एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। सारा काम वो खुद नहीं कर सकते तो उनके नीचे होता है आरटी। सारा काम वो भी नहीं कर सकते, उनके नीचे होते हैं 2 लोग, एक पैदा करने वाला आरओसी, एक मौत देने वाला ऑफिसर। ये सीए इंटर में जो बच्चे पास हो गए ना उनको भी नहीं आता, आपको फाउंडेशन में सिखा रहा हूँ, बहुत ईजी आपको आना चाहिए। ये कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर है सर, हायरार्की बोल सकते हो यहाँ पे। तो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर नेम ऑफ द स्टेट लिखा होगा, उसका आपको लॉजिक बताना। सो बाद में ऑब्जेक्ट क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके बहुत काम आने वाले सर। डिफाइंस द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज that a company can undertake। आपका कंपनी क्या क्या काम कर सकता है वो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा होगा। जैसे हमारे बात करें, हमारी पीए तो ब्रांड का नाम है, जो कंपनी है दैट इज कॉम एज प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम है। जैसे एडनोवेटिव ब्रांड नेम है, द नेम ऑफ द कंपनी इज एडनोवेट एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा उसमें क्या लिखा होगा? टू इम्पार्ट नॉलेज अमंग सीए स्टूडेंट्स, टू इम्पार्ट नॉलेज अमंग सीएस स्टूडेंट्स, एफआईजीसी, एफआई जो भी होता है वो सब। इसके अलावा क्या लिखा होगा सर कि हम किसी कंपनी को खरीद सकते हैं, अभी खरीदने वाले बहुत जल्दी, ठीक है।
समझ गया, उसको समझ गया। फिर हाँ बस वही वाला, हम नया प्रीमाइसेस खरीद सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब सर जो आपके ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा हुआ ना, वो आप नहीं कर सकते। बहुत मेटिकुलसली ड्राफ्ट करना पड़ता है। आज को और फ्यूचर को ध्यान रखिए कि मेरा कंपनी आज क्या कर रहा है और आगे जाके क्या कर सकता है, सब आपको लिखना होता है। आपको बाद में जाके कुछ ऐड करना, आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम ऑफ फेसिस पर मत सब लिखो ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि जो नहीं लिखा ना उसमें वो काम आप कर नहीं सकते। सर करा तो मस्त वाले, अपन आगे जाके पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है अपने सिलेबस में, इसके आगे जाके क्या होगा, अभी वहाँ नहीं जा रहे। ऑब्जेक्ट बस आपको बताता है कि आपकी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्योंकि जो उसमें नहीं लिखा वो आप नहीं कर सकते। नेम क्लॉज वेरी गुड टॉपिक। हम इसको दो बार में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे क्लास की बात कर रहे हैं, कॉम एज प्राइवेट लिमिटेड, हमने इसको दो बार में डिवाइड करा, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स की बात करें तो आपका जो भी नाम है कॉम एज, ये अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, पर मतलब गाली वाली भी नहीं चाहिए। तो जैसे फालतू नाम नहीं होना चाहिए, बुक और प्रूफ प्राइवेट लिमिटेड, नहीं मिलेगा आपको ऐसा नाम। इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल, स्लैंग वैंग नहीं होना चाहिए। फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी के साथ सेम नहीं होना चाहिए। ये प्रीफिक्स के लिए हो गया, दैट इज दिस। तो हमारा जो कॉम एज नाम है वो और किसी का नाम है, सुनिए दिक्कत, क्योंकि लॉ में लिखा है कि किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, सेम थ्रेशोल्ड मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सफिक्स की बात करें, सर अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पे लिखा होगा लिमिटेड, आपकी प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे लिखा होगा लिमिटेड, आपकी ओपीसी है तो यहाँ पे लिखा होगा ओपीसी, आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। तो नेम कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड करा, पहले क्या बाद में क्या। बाद में तो डिपेंड करता है कौन सी टाइप की कंपनी है, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, ओपीसी, सेक्शन 8। और पहले की बात करें प्रीफिक्स की, तो आपका नाम इससे मिलता जुलता अनडिजायरेबल इतना सही लिखा होगा। सेकेंड लास्ट सबसे आसान, इसमें लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड है क्या नहीं, लिमिटेड है तो फिर 221 है कि 222 है, ये भी आपके एमओ में लिखा होगा। तो थिंक लाइक एन आउटसाइडर, मुझे किसी कंपनी से डील करना है तो मैं थोड़ी सा फोन करके सारी बातें पूछूंगा, तेरा ऑथराइज स्टेटमेंट बता, तेरा स्टॉक्स कहाँ पे बता, तेरी लाइबिलिटी लिमिटेड बता। मैं उस कंपनी का एमओ देखूंगा, इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा प्रोस्पेक्टस जैसा, और मुझे कंपनी के बारे में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब पता पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा होता है। दैट इज व्हाई वी रोट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एडिफाइस वजूद एंड चार्टर, और इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आखिरी बचा सर एसोसिएशन क्लॉज, मीनिंग क्या है सर, कंपनी के जो भी इनिशियल मेंबर्स थे उनका नाम लिखा होगा। आपकी बुक की लैंग्वेज लिखूंगा मैं तो सर, एग्जाम में वही लिखना पड़ेगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, मतलब होता है इनिशियल मेंबर्स, उनका नाम लिखा होगा। सब्सक्राइबर्स टू एमओए प्लस मेंबर बनने के लिए उन्होंने कितने शेयर्स दिए वो लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उनके पास, प्लस साइन होगा, और उनको साइन करते हुए जिसने देखा उसका साइन होगा, दैट इज विटनेस। टॉपिक खत्म हो गया सर, इसके बाहर एग्जाम में आ नहीं सकता। होल टॉपिक कंटेंट्स ऑफ एमओए आपकी बुक में 3 पेज का दिया हुआ है, मैंने आपको आधे पेज में दिया सब कुछ, तो आपको एग्जाम में लिख के आना है। पूछ सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। 5 मिनट वेट करना चाहिए।
कंटेंट्स ऑफ एमओए बाजू लिख देना सेक्शन नंबर 4। ठीक है। हाँ बहनों, अभी निकलना पड़ेगा तुमको। क्या सीन है? ऐसा हर बार होगा या आज एक्सेप्शन है? और अगर लेक्चर 7:30 तक हुआ तो फिर फाइन, जा सकता है। मलाड में हेड ऑफिस है, मतलब ऐसा हेड क्वार्टर इज इन बोरीवली। पीसीपीएल भी लिखा होगा। कल देखेंगे यहाँ पर, जा सकते हैं। सब कुछ हो गया, 15 मिनट चलिए। आज जो पढ़ा हुआ रिवाइज कर लेना कल के लेक्चर के पहले, क्योंकि जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में विद इन अ डे टेस्ट होगा, तो बेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो बेटर आप साथ साथ में ही पढ़ते रहना। हाँ, जैसा हम पढ़ा है क्लास के अंदर 30 मार्क का होगा। बता रहा और पनिशमेंट सरप्राइज होगा, फिर पूरा पेपर 5 बार लिख कर आओ। ये पेंसिल तुम्हें से किसी की है क्या? मैंने मांगी थी क्लास में।